इंडिया की विमेंस टीम जो कि गई है इंग्लैंड के दौरे पर और उसके खिलाफ खेलेगी सबसे पहले तो 5 टी20 मैचेस की सीरीज और उसके बाद फॉलो अप करते हुए 3 वनडे मैचेस की भी सीरीज खेली जाएगी। लेकिन फिलहाल तो टी20 सीरीज की हम बात करेंगे और उसका पहला टी20 मैच जो कि ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम के मैदान पर खेला जाएगा। भारत के समय के हिसाब से अगर आप बात करें तो यह मैच होगा शाम को 7 बजे से। लेकिन लोकल टाइम क्या होगा, उस टाइम पर वेदर कैसा होने वाला है। और आज के इस पहले टी20 मैच में जबकि इंडियन टीम की तरफ से अगर आप देखेंगे ना, जो पूरा स्क्वाड अनाउंस किया गया है, बॉलिंग काफी इनएक्सपीरियंस दिखाई पड़ रही है और जो बॉलर्स हैं भी रिसेंट टाइम में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। और इंग्लैंड की टीम की तरफ से अगर आप देखेंगे तो इनकी पूरी की पूरी फुल फ्लेजेड एक्सपीरियंस टीम आपको खेलती दिखाई पड़ेगी। तो क्या यहाँ पर इंडियन टीम यहाँ पर टक्कर दे पाएगी इंग्लैंड की टीम को, वो सबसे जरूरी होगा समझना। बाकी इस मैदान पर क्या कंडीशंस होंगी उसको समझते हुए, और अभी आपको बता दूं ये पूरी की पूरी जो प्रॉपर वनडे और टी20 मैच की सीरीज का ये दौरा है इंडियन टीम का। इसके पहले इन्होंने एक प्रैक्टिस मैच खेला टी20 फॉर्मेट में और एक 50 ओवर का भी प्रैक्टिस मैच खेला और उन दोनों मैचेस में इंडियन टीम को हार का सामना करना पड़ा, खास करके इनकी बॉलिंग की वजह से। चूंकि वनडे मैच का जो 50 ओवर का गेम था प्रैक्टिस वाला, उसमें भी इन लोगों ने 300 से ज्यादा का स्कोर कंज्यूम कर दिया, जबकि सामने की टीम ओवरऑल काफी कम एक्सपीरियंस वाली थी। और उसके बाद जो 20 ओवर का भी प्रैक्टिस मैच हुआ उसमें भी ये टीम जो इंडियन बॉलिंग थी ना, उसने 194 रन कंज्यूम कर दिए, जिसमें ब्राउनी स्मिथ तो काफी पीटा था इनको शुरू में और उसके बाद खुद स्कोर को चेस करते हुए टीम 6 रन से हार गई इंडिया की। तो प्रैक्टिस मैच में जो खराब शुरुआत हुई है उसमें परफॉर्मेंस कैसी रही वो तो हम देखेंगे, लेकिन क्या फिलहाल वही परफॉर्मेंस जारी रहेगी उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और उसकी बेसिस पर कौन से प्लेयर बेस्ट होंगी टीम में आने के लिए फैंटेसी वाली, उसको समझते हुए आज के इस मैच की सबसे पहले पिच रिपोर्ट को देखने चलें, जो कि 28 जून का यह मैच है। तो ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम के मैदान पर इसके पहले अगर हम बात करें जो आखिरी के 4 विमेंस टी20 मैचेस, जिसमें अगर आप देखेंगे ना तो ये तीनों मैचेस जो नीचे के दो हैं, ऊपर का ये एक मैच है, ये द 100 का है, जो कि यहाँ पर ज्यादा टी20 मैचेस विमेंस फॉर्मेट में खेले गए नहीं है। रिसेंट टाइम में एक मैच यहाँ पर हुआ था टी20 विमेंस टी20 ब्लास्ट का, जिसमें ये एकमात्र मैच 30 मई 2025 को खेला गया था। डे मैच ही था ये भी। आज का भी आपको बता दूं डे मैच ही होगा, जो कि ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम के मैदान पर। भारत में तो ये मैच शाम को 7 बजे से स्टार्ट होगा, लेकिन वहां पर अगर हम बात करें ना तो ये मैच दोपहर को 2:30 बजे स्टार्ट होगा। 4.5 घंटे का डिफरेंस होता है टाइम में, तो वहां पर लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर के 2:30 बजे होंगे। और उस मैच के स्टार्ट होने के पहले सुबह के टाइम पर बारिश की भी काफी हद तक संभावना है। तो निश्चित तौर पर अगर ऐसा होता है तो पिच तो अंडर कवर रहेगी और उसके साथ साथ मैच के दौरान भी आसमान में बादल बने रह सकते हैं। हालांकि इस वेदर फोरकास्ट पर भी आपको पूरी भरोसा करने की जरूरत है नहीं। एक्चुअल चीज आपको टॉस के बाद आपको मैं टेलीग्राम पर बताऊंगा कि क्या सुबह बारिश हुई थी या नहीं हुई थी, पिच अंडर कवर थी या नहीं, और उसके बाद उस टाइम की रीसेंट कंडीशन कैसी होगी उसको समझते हुए इन चारों मैचेस के स्कोर कार्ड को अगर आप देखें, उसमें भी सबसे लास्ट वाला मैच जो खेला गया था यहाँ पर 160 का स्कोर दोनों इनिंग में बना था, यानी कि मैच टाई हो गया था। जहां पर अगर आप देखें तो पेसर्स का ही ओवरऑल डोमिनेशन था। पहले ओवर जो पहली इनिंग का पावर प्ले का 6 ओवर था उसमें 45 के स्कोर पर 2 विकेटें गिरी थी। सेकंड इनिंग के पावर प्ले में 43 के स्कोर पर 1 विकेट गिरा था। और इसके साथ साथ 2024 का जो पिछला सीजन था द 100 विमेंस का, जो 100 गेंदों का टूर्नामेंट होता है, उसको भी एक तरह से आप टी20 मैच की ही तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगस्त 2024 में अगर ये तीनों मैचेस खेले गए थे और तीनों के तीनों अगर आप देखें तो दिन के ही मैचेस थे, तो काफी कॉमन सी चीजें हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो 91 के स्कोर पर 8 विकेटें गिर गई थी, पावर प्ले में ही 3 विकेटें गिर गई थी 15 के स्कोर पर, और उसको चेज करते हुए 92 के स्कोर पर 5 विकेट पर मैच को जीता गया 5 विकेट से, जहां पर पेसर्स का ही डोमिनेशन यहाँ पर भी देखने को मिला। और इसके बाद बाकी के मैचेस में देखें तो एक और ये मैच था जहां पर पहली इनिंग में बैटिंग बेहतर हुई थी, 158 रन बन गए थे, जहां पर पावर प्ले में कोई नुकसान हुआ नहीं था। लेकिन सेकंड इनिंग में वो स्कोर चेंज नहीं हो सका, जहां पर स्पिनर्स गेम में आए। और इस मैच में देखेंगे तो 130 का स्कोर आसानी से चेंज हुआ था 6 विकेट के डिफरेंस से। तो एक चीज जो इन चारों मैचेस को एनालाइज करते हुए मैंने देखी और समझी, जो लिखा हुआ है वो तो आपके सामने है, लेकिन ओवरऑल जो मैंने वेदर चेक किया उस टाइम पर ये जो चारों मैचेस खेले गए थे, क्लियरली वहां पर जो एकमात्र ये वाला मैच था जहां पर आसमान में बादल बिल्कुल नहीं थे, क्लियर वेदर था, तो वहां पर रन आपको बनते दिखाई पड़े। और चूंकि धूप पड़ी थी पिच पर, तो वो जो पिच थी वो सेकंड इनिंग के दौरान स्पिनर्स को फेवर करने लगी। और इसी वजह से आप देखेंगे तो टोटल 9 की 9 विकेटें दोनों इनिंग्स के अंदर जो बॉलर्स को मिली थी ना, सारी के सारे स्पिनर्स को मिली। पेसर्स के लिए वहां पर कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन जब आसमान में हल्के फुल्के बादल भी होते हैं तो पहली इनिंग का पावर प्ले यहाँ पर आपको गेंदबाजों के नाम दिखाई पड़ेगा, पॉसिबली सेकंड इनिंग का भी। लेकिन ओवरऑल मैच जो होगी वो सेकंड इनिंग की बैटिंग करने वाली टीम के पक्ष में जाएगी। अगर आसमान में बादल हुए तो पिच बेहतर होती चली जाएगी बैटिंग करने के लिए। लेकिन विमेंस गेम है तो स्पिनर्स का गेम तो बनता ही है। बाकी इन चारों मैच में अगर आप देखें तो 20 विकेट स्पिन को, पेस को 21 विकेट, जिसको इनिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो लगभग बराबर विकेट दोनों इनिंग्स के अंदर मिली हैं। लेकिन ये तो पिछले 4 मैचेस की बात हुई, लेकिन ओवरऑल पिछले 10 मैचों में अगर आप हार और जीत का परसेंटेज देखने जाएं तो 6 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमें मैचेस जीती हैं। ज्यादातर मैचेस में धूप ही निकली होती है। 3 बार यहां पर बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें जो मैचेस जीती है, 3 के तीनों बार
आसमान में बादल रहे हैं और इवन एक मैच टाई भी हुआ है जो इस मैच को आप देख पा रहे होंगे। इस मैच में भी अगर आप देखें तो आसमान में शुरुआत में बादल थे। तो ओवरऑल इस पिच रिपोर्ट को समझने के बाद और उम्मीद करूंगा चीजें आपको मैंने काफी अच्छे तरह से एक्सप्लेन करी हैं, तो वीडियो को लाइक करिएगा, आइएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको मैं फाइनल टीम दूंगा आज के इस मैच की और आपको कंफर्मेशन दूंगा कि क्या सुबह के दौरान बारिश हुई या नहीं, टॉस के बाद बताऊंगा वो सारी चीजें, और साथ ही साथ उस टाइम पर पिच रिपोर्ट, पिच कैसी है और वेदर कैसा है, वो सारे अपडेट्स आपको मैं फाइनल टीम के साथ अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर लेकर के मिलूंगा। तो दोनों चैनलों को जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है उन दोनों जगहों पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए, लिंक्स को क्लिक करके डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। और आइए देखते हैं क्या प्लेइंग इलेवन या बैटिंग ऑर्डर बन सकती है आज के इस मैच में इंग्लैंड की विमेंस टीम की तरफ से। और चूंकि इन्होंने टैमी बेमोंट को बुलाया है प्ले स्क्वाड के अंदर, तो पॉसिबली आपको वो ओपन करते दिखाई पड़ेंगे डैनी वैट हॉज के साथ, वो भी एक राइट हैंडर है। इसके बाद सोफिया डंकली है, नटली सिवर ब्रंट है, एमी जोन्स है, एलिस कैप्सी है, सोफी क्लिस्टन है, चार्ली डिन, लॉरेन बेल, लिंसी स्मिथ और लॉरेन फाइलर राइट हैंड फास्ट बॉलर। तो ये प्लेइंग इलेवन मेरे हिसाब से बनती हुई दिखाई पड़ रही है आज की इस मैच में। हालांकि इनके पास जो बेंच है ना, उसमें एमिली अर्लॉट है, पेज स्कॉफील्ड है और इजी वोंग है, जो कि आपको दाएं हाथ की तेज गेंदबाजी करते दिखाई पड़ती हैं। और अगर यही प्लेइंग इलेवन और बैटिंग ऑर्डर हुआ तो कौन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, कौन डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा आकर के पहले 4 और आखिरी के 5 ओवर, पहले 6 ओवर और आखिरी के 5 ओवर, उसके बारे में आपने देखा प्लेयरों के उन नाम। और बाकी आप चाहें तो करियर का भी स्टैट यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लैंड की हर एक विमेंस क्रिकेटर का, जिससे आपको एक्सपीरियंस का कम से कम पता चल पाए कि कितना एक्सपीरियंस लेकर के आती है। जिसमें डैनी वैट के तो 173 टी20 मैचेस हो चुके हैं। और ध्यान रखिएगा, केवल टी20 मैच की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर टी20 इंटरनेशनल मैच की मैं बात कर रहा हूं। तो केवल इंटरनेशनल का ही इतना तगड़ा एक्सपीरियंस अगर किसी प्लेयर के पास है तो कोई डाउट उसके बारे में बनता है नहीं। 23 का बैटिंग एवरेज है, दोनों इनिंग का अलग अलग बैटिंग एवरेज भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, जो दिखाता है कि सेकंड इनिंग में जरा सा बेहतर एवरेज है। इसके बाद टैमी बेमोंट को भी 104 मैचेस का खेलने का अनुभव है, लेकिन बैटिंग एवरेज केवल 24 का है, जो कि दोनों इनिंग्स में सिमिलर है। उसी तरह से सोफिया डंकली के भी नंबर्स अगर आप देखें तो वही अगर आप देखें तो 20 से 25 के बीच का बैटिंग एवरेज दिखाई पड़ेगा, लेकिन सोफिया डंकली का क्लियर कट आपको सेकंड इनिंग का बैटिंग एवरेज कहीं बेहतर दिखाई पड़ेगा, 32 का, जो कि पहली इनिंग के एवरेज से लगभग दुगना है। इसके बाद नटली सिवरबर्न तो इतनी बड़ी प्लेयर हैं जो कि प्रॉपर ऑलराउंडर हैं, राइट हैंडेड बैटर, राइट हैंड मीडियम पेस बॉलर। और इनके बारे में ना एक चीज देखना जरूरी होगा आज के इस मैच के पहले, शुरू होने के पहले, कि क्या ये बॉलिंग करेंगे कि नहीं करेंगे। हालांकि इसके पहले अगर हम बात करें ना, कुछ समय पहले अपडेट्स आपको मैंने दिए थे। अभी एक लास्ट जो इंग्लैंड की सीरीज हुई थी, विमेंस टीम की जो क्रिकेट मैचेस खेले जा रहे थे, तो वहां पर उस सीरीज में इन्होंने बॉलिंग बिल्कुल नहीं करी थी। और उसके बाद अपडेट भी वहां पर आया था कि जून तक तो आपको बॉलिंग करते दिखाई नहीं पड़ेंगी। फिलहाल ये मैच जून में ही हो रहा है, तो पॉसिबल ये बॉलिंग करते दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन अभी लेटेस्ट कोई ऐसा अपडेट आया नहीं है कि नटली सिवरबर्न आज बॉलिंग करेंगी कि नहीं करेंगी। अगर ऐसा कोई अपडेट होगा तो वो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा टेलीग्राम पर। लेकिन एक और चीज क्लियर कर दूं, ये इतनी बड़ी बॉलर खिलाड़ी हैं कि निश्चित तौर पर बॉलिंग करें ना करें मैटर करता नहीं, लेकिन अगर करेंगे तो सबसे सेफेस्ट कप्तान है, बस कप्तान के ऑप्शन बन जाती है। डेटा आपके सामने हर एक प्लेयर का इनिंग के बेसिस पर भी और वैसे भी है, जहां पर बॉलर्स के बारे में भी समझने की कोशिश करें तो जैसे लॉरेन बेल है ना, 32 मैच 44 विकेट ले चुके हैं, पहली इनिंग में बॉलिंग करते हुए हर 19वीं गेंद पर, लेकिन सेकंड इनिंग में बॉलिंग करते हुए हर 13वीं गेंद पर ही विकेट इनको मिल जाती है, जो दिखाता है कि सेकंड इनिंग में बेटर बॉलर हैं। लेकिन चूंकि जैसी कंडीशन आज होने वाली है ना, तो कंडीशन को भी गेम में लेकर के आना होता है। तो सभी बॉलर को लेकर के वो सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और जो डेटा है उसको आप जरूर देख करके रखिए। इसके बाद आइए देखते हैं कैसा फॉर्म फिलहाल रिसेंट टाइम में है। ओवरऑल करियर तो आपने देख करके समझ लिया, लेकिन फॉर्म कैसा चल रहा है उसको भी देखिए। तो डैनी वैट का जो रिसेंट फॉर्म है, और आपको बता दूं अभी जो आपको मैंने कुछ देर पहले मेंशन किया था ना, कि एक वनडे मैच यानी कि 50 ओवर का प्रैक्टिस मैच खेला था इंडियन टीम ने इंग्लैंड की डेवलपमेंट टीम के खिलाफ, और एक टी20 मैच भी खेला था। लेकिन उसमें जो वनडे वाला मैच हुआ था ना, प्रैक्टिस मैच 50 ओवर का, उसमें डैनी वैट भी खेली थी, जिन्होंने 34 रन की पारी खेली थी। और उसी मैच में पेज स्कोफील्ड भी खेली थी, उन्होंने भी 34 रन की पारी खेली थी। तो ये भी चीज जाना जरूरी था, वो आपको मैंने मेंशन कर दिया। बाकी कोई भी इंग्लिश प्लेयर उस प्रैक्टिस मैच में शामिल थी नहीं, लेकिन डैनी वैट का ओवरऑल अगर आप फॉर्म देखें तो रिसेंट टाइम में काफी अच्छा रहा है और काफी बेहतर ऑप्शन दिखाई पड़ती हैं आज के इस मैच के लिए भी। बाकी टैमी बेमोंट ये भी काफी अच्छे फॉर्म में रिसेंट टाइम में रही है, बैक टू बैक सेंचुरीज हैं। हालांकि वनडे की ज्यादा बेहतर बैटर मानी जाती है, रिसेंट टाइम में इन्होंने अपने टी20 गेम भी काफी बढ़िया किया है। और सोफिया डंकली तो एक हिट एंड मिस प्लेयर है, जो चल गई तब तो निश्चित तौर पर बल्ले बल्ले है, वरना निश्चित तौर पर आपको कहेंगे चलो भाई निकलो बाहर। इसके बाद तो सोफिया डंकली वैसे भी अगर आपको मैं बता चुका हूं कि सेकंड इनिंग के लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन होती है। बाकी नटली सिवर को लेकर के ये चीज क्लियर है कि ये कैसी भी फॉर्म में आप इनके ऊपर आप डाउट कर ही नहीं सकते, इनको टीम से हटा ही नहीं सकते। और हालांकि अगर आप रिसेंट टाइम में, आपको मैंने भी कुछ देर पहले बताया ना, कि बॉलिंग बिल्कुल करती दिखाई नहीं पड़ी थी और पॉसिबली आज भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर करती हैं
तो वो भी आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, इसके बारे में एक्टिव रहिएगा। बाकी एमी जोन्स अभी रिसेंट टाइम में एक जो इंग्लैंड की विमेंस टीम ने सीरीज खेला, खास करके वनडे सीरीज जो खेला उसमें इनसे ओपन कराया गया था और वहां पर इन्होंने कमाल की पारियां खेली थी, 129 122 रन की, और ओवरऑल देखे तो जबरदस्त फॉर्म में ओवरऑल दिखाई पड़ी है। हालांकि इस टी20 मैच में उम्मीद है कि अपने एक बार फिर से उसी पुराने बैटिंग ऑर्डर पर आ जाएंगी, लेकिन अगर ओपन खेल करती हैं तो वन ऑफ द बेस्ट कप्तान है, और कप्तान की भी ऑप्शन है। एलिस कैप्सी भी अगर आप देखें रिसेंट टाइम इनका फॉर्म तो उतना अच्छा है, जब बैटर नहीं रहा है बॉलर के तौर पर फिर भी ठीक ठाक है। सोफी क्लिस्टन एज ए बॉलर जो कि वापसी कर रहे हैं टीम के अंदर, इनको आप मिस कर नहीं सकते, अच्छे फॉर्म में भी हैं, बैटिंग भी कर लेती हैं। चार्ली डीन जिनको अगर आप देखें तो आखिरी मैच में ये 3 विकेट है, यहाँ पर 4 विकेट है, यहाँ पर 2-2 विकेट है, लेकिन बीच में देखें तो 2-3 मैचेस ऐसे भी हैं जहां पर विकेट है नहीं। ओवरऑल अच्छे फॉर्म में, और इंडियन टीम के खिलाफ कभी भी किसी भी ऑफ स्पिनर को आपको क्यों नहीं ड्रॉप करना चाहिए अपनी टीम से, अगर वो क्वालिटी ऑफ स्पिनर है तो वो भी आगे आपको मैं मेंशन करूंगा चीजें। बाकी लॉरेन बेल ये भी ठीक ठाक फॉर्म में एज ए बॉलर। बाकी लिंसे स्मिथ जिन्होंने भी वनडे डेब्यू में अगर आप देखें तो 5 विकेट इन्होंने चटकाई थी, उसके बाद भी काफी बढ़िया फॉर्म में थी, तो निश्चित तौर पर ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन दिखाई पड़ती है। बाकी लॉरेन फाइलर जिनके पास अच्छा खासा पेस है, और एक पेस वाली बॉलर निश्चित तौर पर ऐसी कंडीशन में बेहतर ऑप्शन हो जाती हैं, स्पेसिफिकली अगर बॉलिंग पहली इनिंग की हो तो। बाकी इजी वॉन्ग का फॉर्म भी काफी ठीक ठाक है। पेज स्कॉफील्ड के बारे में तो आप देख ही पा रहे होंगे, ठीक ठाक फॉर्म में एक मिडिल ऑर्डर बैटर है, और एमिली अर्लॉट भी जबरदस्त फॉर्म में है, जिसके दम पर इन्होंने स्क्वाड में जगह पाई है। तो पूरी जो टीम ही है ना, उसमें 2-3 प्लेयरों को अगर आप छोड़ दें तो पूरी की पूरी इंग्लैंड की जो टीम है तगड़े फॉर्म में दिखाई पड़ रही है। करियर तो आपने देखा ही। बाकी इंडिया के खिलाफ खेले गए टी20 मैचेस में कैसी परफॉर्मेंसेज रही हैं उसको देखें तो डैनी मैट के नंबर्स ओवरऑल काफी अच्छे इंडिया के खिलाफ। 22 मैच 618 रन है, 29 का एवरेज है। इसके बाद टैमी बेमोंट के 14 मैच 296 रन है, 22 का एवरेज है, जिसमें इनिंग के हिसाब से जाएंगे तो पहली इनिंग का 31 का एवरेज है, वहीं पर डैनी मैट का सेकंड इनिंग का बैटिंग एवरेज 25 का, जो कि ओवरऑल बाकी के इनिंग से थोड़ा सा बेहतर है। सोफिया डंगली की 11 मैच केवल 184 रन इंडिया के खिलाफ, और उसमें भी सेकंड इनिंग के दौरान 35 का एवरेज, जो कि इनका करियर भी दिखाता है कि वहीं पर ये बेहतर खेलती हैं। बाकी नेटली स्वर ब्रंट के बारे में बात करें तो 17 मैच 468 में 31 का एवरेज है, 9 विकेटें भी हैं, और इनको लेकर के तो वैसे भी कोई डाउट आपको रखना है नहीं। 100% ना सिर्फ इनको बल्कि आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि डैनी वैट को भी सेकंड इनिंग की बैटिंग में आपको रखना ही रखना है। टैमी बेमोंट को देखना पड़ेगा कि इनको खिलाया जाता है या नहीं प्लेइंग इलेवन में। अगर ये खेल रही हैं तो इनको मैं पिक तो नहीं करूंगा, ना तो सोफिया डंगली को, लेकिन ये जो टॉप ऑर्डर की 4 खिलाड़ी इसमें से 2 प्लेयर कम से कम नेटली सिवर और डैनी वैट तो 100% एक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप डैनी वैट को नहीं लेकर के जा रहे तो टैमी बेमोंट को भी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, जो कि टेक्निकली ज्यादा बेहतर खिलाड़ी हैं। एमी जोन्स का बैटिंग ऑर्डर देखना पड़ेगा, और विकेट कीपिंग सेक्शन में चूंकि हमारे पास इंडियन टीम की तरफ से भी एक बढ़िया ऑप्शन है, तो अगर पहली इनिंग की बैटिंग है तो एमी जोन्स को यहाँ पर आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद एलिस कैप्सी के आंकड़े इंडिया के खिलाफ देखें तो बहुत अच्छे हैं नहीं, विकेट तो एक भी नहीं है, लेकिन सोफी क्लिस्टन के आंकड़े देखें तो 15 मैच में 20 विकेट है, ये भी एक ऐसे प्लेयर है जिनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते। चार्ली डीन के इंडिया के खिलाफ 3 मैच में 3 विकेट है, एक ऑफ स्पिनर को आप यहाँ पर ड्रॉप करेंगे नहीं, ये चीज आपको मैं हमेशा क्लियर करता हूं इंडियन टीम के खिलाफ। लॉरेन बेल के 5 मैच केवल 3 विकेट है, लिंसे स्मिथ के 3 मैच में 5 विकेट है, ये भी बढ़िया बॉलिंग करती रही है एज ए लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर इंडिया के खिलाफ। इजी वॉन्ग के 2 मैच में केवल 1 विकेट है, बाकी प्लेयर्स खेली है नहीं। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो चाहे वो लॉरेन बेल हो, चाहे वो लॉरेन फाइलर हो, चाहे वो इजी वॉन्ग हो, चाहे वो एमिली अर्लॉट हो, जो भी प्लेइंग इलेवन के अंदर खेल रहा होगा, स्पेसिफिकली अगर पहली इनिंग की बॉलिंग इंग्लिश टीम की है तब तो 100% हमारी टीम में होना ही चाहिए, क्योंकि वो आपको ना सिर्फ पावर प्ले में बल्कि डेथ में भी बॉलिंग करता दिखाई पड़ेगी, और बेसिकली उसको वेदर का भी एक फायदा मिलेगा। तो हेड टू हेड के स्टैट्स तक देखते देखते आपको कुछ चीजें क्लियर हो रही होंगी कि कौन से प्लेयर बेस्ट हैं और कौन से प्लेयर यूटिलिटी लेकर के आती हैं। और उसके बाद वेन्यू के भी आंकड़े देखें, और यहीं पर फाइनल प्रेडिक्शन आपको मैं करके दूंगा, जहां पर आपको बताऊंगा कि इस मैदान पर डैनी वैट हॉज के एक मैच में 76 रन है पहली इनिंग की बैटिंग में, और इनको लेकर के डाउट क्लियर है कि इनको तो मैं 100% टीम में रखूंगा। टेमी बेमोंट के इस मैदान पर 3 मैच केवल 46 रन है, 15 का एवरेज है, सोफिया डंकली यहाँ पर खेली नहीं, लेकिन नेटली स्यूअर के यहाँ पर एक मैच 58 रन है, 2 विकेटें भी हैं। बॉलिंग करें ना करें ये तो हमारी टीम में रहेंगे भी, और इवन कप्तान है उस कप्तान के भी काफी सेफ ऑप्शन है। इसके बाद एमी जोन्स, चूंकि आपने ऊपर ये जो 2 बैटर है ना, अगर इनको पिक नहीं किया है स्पेसिफिकली पहली इनिंग की बैटिंग में, तब एमी जोन्स भी आपकी टीम में 100% होनी चाहिए। खाली पहली इनिंग की बैटिंग की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अगर सेकंड इनिंग की बैटिंग हुई तो वहां पर डेफिनेटली मैं सोफिया डंगली को प्रेफर करूंगा। टैमी बेमोंट को आप अपने हिसाब से देख करके चल सकते हैं कि लेना है कि नहीं, फिलहाल मैं उनको पिक नहीं करने वाला। बाकी एलिस कैप्सी की एक मैच में 21 रन है, कोई विकेट नहीं इस मैदान पर। सोफी क्लिस्टन इस मैदान पर खेले नहीं है, चार्ली डीन खेली नहीं है, लेकिन ये 2 बॉलर ऐसी ऑप्शन है जिनको मिस नहीं कर सकते अपनी टीम से। बाकी लिंसे स्मिथ का देखना पड़ेगा खिलाया जाता है या नहीं, खेलती हैं
सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है तो वहां पर तो एक प्रॉपर बढ़िया ऑप्शन बनेंगी, लेकिन निश्चित तौर पर अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो ना तो आप लॉरेन बेल को मिस कर सकते हैं और ना तो आप यहाँ पर लॉरेन फाइलर को मिस कर सकते हैं, जिनको पहली इनिंग की बॉलिंग में 100% अपनी टीम में रखना है। और इवन आपको मैं बता चुका हूँ कि एमिली अर्लॉट खेले, एजी वोंग खेले, जो भी खेले, और एमिली अर्लॉट तो खेल भी चुके हैं इस मैदान पर, एक मैच में 12 रन बना चुके हैं, 2 विकेट ले चुके हैं, तो ये भी एक शानदार ऑप्शन है। तो कंडीशनली कौन कौन प्लेयर्स हमारी टीम में आएंगी, कौन सी प्लेयर 100% हमारी टीम में रहेंगी, वो चीज सारी प्रेडिक्शन यहाँ पर फाइनल करते हुए एक और चीज अगर आप प्लेयर बैटल भी देखते चले, ये इंग्लिश बैटर्स कहां पर फंसती है इंडियन बॉलर्स के खिलाफ। तो डैनी विराट एक ऐसे प्लेयर जो कि राधा यादव पर 48 गेंद पर 61 रन बना करके 2 बार आउट हो चुकी है, तो बढ़िया खेला। इवन दीप्ति शर्मा पर भी इन्होंने जम करके रन बनाए हैं, अरुंधति रेड्डी पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं, लेकिन स्नेह राणा उन पर यह फंसी है, 3 बार आउट हो चुके हैं 20 गेंदों पर। बाकी टैमी विमोट की बात करें तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग को निश्चित तौर पर ट्रबल देती है, 11 बार आउट हो चुके 213 रन बना करके, जिसमें से राधा यादव ने भी इनको 3 बार आउट ऑलरेडी कर रखा है। बाकी दीप्ति शर्मा ने तो 4 बार आउट किया ही है और हरमनप्रीत कौर भी इनको 1 बार आउट कर चुके। तो ये जो इनके स्पिन के खिलाफ आंकड़े हैं ना, इसी वजह से इनको मैं लेना नहीं चाहता। बाकी नेटली सिवर नंबर्स इनके आप देख सकते हैं प्लेयर बैटल के, जो कि राधा यादव स्नेह राणा पर खराब है, दीप्ति शर्मा पर बेहतरीन है, स्टिल ये एक बेस्ट ऑप्शन होंगी। और सोफिया डंकली भी दीप्ति शर्मा पर 2 बार आउट हो चुके हैं 34 गेंद पर 42 रन बना करके, तो ये भी आप देख सकते हैं और ओवरऑल समझ सकते हैं कि स्पिन बॉलिंग खेलने को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। बाकी एमी जोन्स के नंबर्स आपके सामने एलिस कैप्सी के नंबर्स हैं। और इसमें एक और फैक्ट है कि जो इंडियन पेस अटैक है ना, वो उतना एक्सपीरियंस है नहीं, इसी वजह से उनके आपके नाम आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। और वही नाम देखने के लिए अगर आप आगे बढ़ें कि एक्चुअली जो कम एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ वो कैसा एक्सपीरियंस है देखने अगर आप आए प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, और खास करके पूरा का पूरा स्क्वाड इंडियन प्लेयर्स का, तो स्मृति मंधाना है, शेफाली वर्मा की वापसी हो रही है, जेमामा रोड्रिग्स नंबर 3 पर है, हरमनप्रीत कौर है, ऋचा घोष है, दीप्ति शर्मा है जो कि प्रॉपर पूरे 4 ओवर की बॉलिंग तो करके देंगी, लेफ्ट हैंडेड बैटिंग भी करेंगी, स्नेह राणा भी आपको पूरे 4 ओवर करते दिखाई पड़ सकती है, राधा यादव है जो रिप्लेसमेंट के तौर पर आई, आपको बता दूं ओरिजिनल स्क्वाड में थी नहीं, ये श्री चरनी की जहां पर आई है जो कि चोटिल होकर के बाहर हो गई। बाकी श्री चरनी इनका आपको मैंने बताया कि सुचि उपाध्याय, एक्चुअली मैंने मिस कर दिया, सुचि उपाध्याय की जगह पर आई है, श्री चरनी तो है एक्चुअली प्लेइंग 11 में भी खेलेंगी, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर वो भी है, क्रांति गौड़ एक राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, अरुंधति रेड्डी एक राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर। तो ये अरुंधति रेड्डी को छोड़ करके बाकी एक्सपीरियंस अगर आप देखें तेज गेंदबाजी का, खास करके जिसमें क्रांति गौड़ है, जिसमें अमनजोत कौर है जो कि खेलती रही है रिसेंट टाइम में, लेकिन निश्चित तौर पर पेस अटैक उतना मजबूत दिखाई पड़ता नहीं, उसमें पावर प्ले में कौन बॉलिंग करेगा, डेथ में कौन बॉलिंग करेगा, उनके नाम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसको देखने के बाद अगर आप आगे बढ़ें और ठीक उसी तरह से जैसे इंग्लिश प्लेयर्स का आपने पूरा करियर देखा T20 फॉर्मेट में, इंटरनेशनल T20 फॉर्मेट में, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि श्री चरनी का भी डेब्यू मैच होगा अगर ये आज खेलती हैं। इसके पहले 3-5 मैचेस इन्होंने वनडे मैचेस खेल रखे हैं इंडिया की तरफ से, 6 विकेट इन्होंने चटकाई हैं। बाकी क्रांति कोड 1 मैच ओडीआई का खेली है, कोई विकेट नहीं है, इनका भी डेब्यू ही होगा अगर पॉसिबली खेलती हैं। सैली सदगारे का भी अभी T20 डेब्यू पेंडिंग है, अगर खेलती है तो निश्चित तौर पर ये भी 3 वनडे मैचेस खेल चुके, 3 विकेट है। बाकी ओवरऑल हर एक प्लेयर का कैसा करियर चला है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, और इंडियन प्लेयर्स है तो उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी भी। बाकी रीसेंट फॉर्म जिसमें आपको मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था ना कि एक 50 ओवर का प्रैक्टिस मैच हुआ था, एक 20 ओवर का प्रैक्टिस मैच हुआ था, तो उन दोनों मैचेस में कौन कौन सी प्लेयर खेली, जिसमें से स्मृति मंदाना की बात करें तो ये दोनों मैचेस में शामिल थी, 47 रन बनाए थे, T20 वाले में 1 रन बनाया था, 50 ओवर वाले गेम में इसके पहले भी जबरदस्त फॉर्म में थी, इनको लेकर के तो कोई डाउट वैसे भी बनता है नहीं। बाकी शेफाली वर्मा की बात करें जो कि वापसी कर रही है, तो ना तो ये T20 वाले प्रैक्टिस मैच में चली, ना तो वनडे वाले में, इसके पहले फॉर्म ठीक ठाक इनका लगा हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पर एक रिस्की ऑप्शन होंगे। और आज के इस मैच में ना जो इनकी जरूरत है, अगर टीम की तरफ से खेलते हैं प्लेइंग 11 के अंदर, इनको तो मैं 100% ट्राई करने वाला हूं। बाकी जेमामा रोड्रिग्स का फॉर्म अगर आप देखें तो रिसेंट टाइम में काफी बढ़िया था, हालांकि अभी जो रिसेंट के 2 प्रैक्टिस मैचेस इन लोगों ने खेले उसमें दोनों मैचेस में बिल्कुल नहीं चली। और इवन हरमनप्रीत कौर की बात करें तो इन्होंने वनडे वाले प्रैक्टिस मैच 54 बनाया, T20 वाले में 28 बनाए, इसके पहले भी काफी ठीक ठाक फॉर्म में थी। बाकी ऋचा घोष की बात करें तो ये भी 37 रन की पारी अभी T20 वाले प्रैक्टिस मैच में खेल करके आई हैं। इसके बाद दीप्ति शर्मा, और उसके पहले का भी फॉर्म देखते रहिएगा, दीप्ति शर्मा की बात करें तो 50 ओवर वाले प्रैक्टिस मैच में कोई विकेट नहीं, 15 रन की बारी। बाकी T20 वाले मैच में इन्होंने 1 विकेट लिया जो प्रैक्टिस वाला खेला, उसके पहले का भी नंबर्स अगर आप देखें तो ठीक ठाक है, खास करके बल्ले से। स्नेह राणा ने जब से वापसी करी है क्रिकेट के अंदर, चोटिल होने के बाद ये आई आरसीबी की तरफ से खेला इन्होंने T20 जो WPL होता है वहां पर काफी बढ़िया बॉलिंग करी, और उसके बाद यहां पर इंग्लैंड के अंदर आकर के वनडे प्रैक्टिस मैच में 1 विकेट लिया, T20 प्रैक्टिस मैच में 2 विकेट लिया, उसके पहले भी जबरदस्त फॉर्म में रही है एज ए बॉलर कम से कम, और बैटिंग तो ताबड़तोड़ कर ही लेती हैं। इसके बाद राधा यादव का निश्चित तौर पर फॉर्म उतना अच्छा था नहीं रिसेंट टाइम, इसी वजह से बाहर भी हुई थी, हालांकि दोनों प्रैक्टिस मैचेस में इन्होंने 1-1 विकेट लिया। बाकी एक चीज आपने और भी देखा है कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग वो दिक्कत देती है इंग्लिश बैटर्स को। इसके बाद श्री चरनी का भी फॉर्म
फॉर्म देखें तो वनडे वाले प्रैक्टिस मैच में 3 विकेट लिया था, लेकिन टी20 वाले मैच में विकेट मिला नहीं। उसके पहले ठीक-ठाक फॉर्म में थी। क्रांति गौड़ भी बहुत अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़ी नहीं और टी20 वाले प्रैक्टिस मैच में उनको खिलाया भी नहीं गया था। तो वनडे वाले प्रैक्टिस मैच में खेली थी, कोई विकेट वहां पर था नहीं। अरुंधति रेड्डी को दोनों मैच में भी कोई विकेट नहीं मिला। उसके पहले का भी फॉर्म थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। यास्तिका भाटिया वनडे वाला प्रैक्टिस मैच खेली थी, 32 रन बनाए थे। हरलीन देओल ने वनडे वाले प्रैक्टिस मैच में 100 रन बनाए थे। उसके बाद टी20 प्रैक्टिस मैच में दोनों नहीं खेली थी। अमनजोत कौर दोनों प्रैक्टिस मैचेस खेली, टी20 वाले मैच में 15 रन बनाए, 2 विकेट लिया। वनडे वाले मैच में 43 रन बनाए, कोई विकेट नहीं लिया। और अगर प्लेइंग इलेवन में हैं तो 100% एक बहुत ही अच्छी यूजफुल ऑप्शन है। और सिमिलरली सयाली सदगारे दोनों प्रैक्टिस मैच में विकेटलेस गई। उसके पहले भी फॉर्म बहुत तगड़ा देखने को नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल कैसा फॉर्म है और अभी खेले गए टूर मैचेस में, प्रैक्टिस मैचेस में कैसी परफॉर्मेंस रही, उसको देखने के बाद उसके बेसिस पर कौन से प्लेयर बेस्ट होंगे सिलेक्शन के लिए, आगे बढ़े। हेड टू हेड के स्टैट्स भी देखें तो यहाँ पर आपको क्लियर कट दिखाई पड़ेगा कि स्मृति मंधाना वो तो बढ़िया खेलती रही इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन शेफाली वर्मा की बात कर लें, जेमामा रोड्रिग्स की बात कर लें, ये बिल्कुल भी इंग्लैंड के खिलाफ कभी नीचे नहीं। 15 और 19 का बैटिंग एवरेज है केवल, लेकिन उसमें भी अगर आप देखें तो जेमामा के नंबर्स पहली इनिंग में बेहतर है थोड़े से, तो यहाँ से थोड़ी सी उम्मीद बनती जरूर है। इसके बाद बात करें हरमनप्रीत कौर की, तो 25 मैच 466 रन, केवल 23 का एवरेज है, जो कि सेकंड इनिंग में जाकर के थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। पहली इनिंग का बैटिंग एवरेज इनका भी थोड़ा सा क्वेश्चनेबल ही है इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन ऋचा घोष की बात करें तो 8 मैच 151 रन है, 21 का एवरेज है, जो सेकंड इनिंग में 35 का रहा था। तो निश्चित तौर पर जो बैटिंग ऑर्डर है इंडियन टीम के ना, वो बहुत इनकंसिस्टेंट है, खास करके इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए। दीप्ति शर्मा के आंकड़े धमाकेदार हैं, 16 मैच 206 रन है, 16 विकेटें भी हैं। और वहीं पर स्नेह राणा के 7 मैच में 8 विकेटें, प्रॉपर फॉर्म में भी हैं। राधा यादव निश्चित तौर पर 13 मैच में 10 ही विकेटें हैं, लेकिन कैसी पिच होगी उसको भी देखना पड़ेगा। बाकी श्री चरनी है, क्रांति गौड़ है, और अगर किसी को प्रेफर करना हुआ मुझे, तो मैं श्री चरनी को ज्यादा बेहतर लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स बॉलर के तौर पर प्रेफर करना चाहूंगा, क्योंकि इनके बारे में उतनी इंफॉर्मेशन होगी नहीं सामने वाली टीम को। बाकी अरुंधति रेड्डी के 5 मैच केवल 1 विकेट है। अमनजोत कौर के 1 मैच में 13 रन है, 2 विकेट है। तो ये तो अगर खेलती है प्लेइंग इलेवन में तो बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन ओवरऑल अगर आप हेड टू हेड के स्टैट्स देखें ना, तो निराशा ही आपको ज्यादातर देखने को मिलेगी। उसमें भी कुछ प्लेयर है जो कि इनिंग की बेसिस पर बेहतर खेली हैं, तो उसी के हिसाब से आप उनको पिक तो कर सकते हैं। लेकिन फाइनली इस वेन्यू का डेटा देखने आएंगे ना, तो इस मैदान पर जहां पर आज का मैच होगा नॉटिंघम में, वहां पर कोई भी इंडियन प्लेयर टी20 मैच खेली नहीं एक्सेप्ट हरमनप्रीत कौर के। और ये भी यहाँ पर एक मैच जो खेली है उसमें इन्होंने रन बनाए नहीं थे, ना तो कोई बॉलिंग भी किया था, विकेट नहीं मिला था। तो ये एक बड़ा ही निश्चित तौर पर एक चिंताजनक चीजें दिखाई पड़ती है। लेकिन आज की इसमें जब फाइनली जब मुझे टीम बनानी होगी, तो जो मेरा प्रेडिक्शन है ना, उसके लिए स्मृति मंदाना मेरी टीम में 100% होंगी, शेफाली वर्मा मेरी टीम में 100% होंगी। लेकिन उसी में ध्यान देना होगा कि पहली इनिंग की बैटिंग है तो जेमामा रोड्रिग्स, सेकंड इनिंग की बैटिंग है तो हरमनप्रीत कौर को मैं लेकर के जाऊंगा। ऋचा घोष भी मेरी टीम में 100% होने वाली है, चाहे किसी भी इनिंग की बैटिंग हो या बॉलिंग हो। और दीप्ति शर्मा को भी यहाँ पर मैं निश्चित तौर पर किसी भी कीमत पर इग्नोर करने वाला हूं नहीं। अब बॉलिंग में देखना पड़ेगा कि स्नेह राणा तो खेलेंगे निश्चित तौर पर, ये तो मेरी टीम में होंगी, इनको भी लेकर के मैं किसी भी तरीके के डाउट में हूं नहीं। लेकिन राधा यादव हो गई, श्री चरनी हो गई, इन दोनों में से क्या दोनों के दोनों खेलेंगे या कोई एक खेलेगा, वो देखना पड़ेगा। क्रांति गौड़ अगर खेलती तो क्या इंडियन टीम की पहली इनिंग की बॉलिंग है या नहीं, वो देखना पड़ेगा। बाकी सेम चीज अरुंधति रेड्डी को लेकर के, हालांकि अरुंधति रेड्डी एक ऐसी बॉलर है जो दोनों इनिंग्स के बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन चूंकि सामने इंग्लैंड की टीम है ना, तो मीडियम पेसर्स को लेकर के जाना वो थोड़ा सा मुझे रिस्की दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो क्रांति गौड़ को मैं जरूर पिक करने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर अमनजोत कौर खेल रही है तो जिसकी भी जगह पर खेलेंगी वो हमारी टीम में आ सकती हैं। तो ये कुछ सिलेक्शन प्रेडिक्शंस मेरी टीम में रहेंगे, लेकिन एक दो प्लेयरों को लेकर के डाउट है अभी, तो वो तो आपको मैं टेलीग्राम पर ही क्लियर कर पाऊंगा फाइनल वेदर फोरकास्ट देखने के बाद, जो टॉस के बाद दिखाई पड़ेगा। बाकी प्लेयर बैटल देखने आए तो स्मृति मंदाना जो ऑफ स्पिन पर काफी फंसती है, चार्ली डीन पर भी 23 गेंद पर 22 रन बना करके एक बार आउट हो चुके हैं, लिंडसे स्मिथ की 7 गेंद पर 14 रन बना करके एक बार, नटली स्योर पर तो 5 बार आउट हो चुके हैं, लेकिन सोफी क्लिस्टन को बेहतर खेला है। शेफाली वर्मा की बात करें तो ये भी ऑफ स्पिन पर फंसती है, 330 गेंद पर 406 रन बना करके 27 बार आउट हो चुकी हैं। चार्ली डीन ने तो उनको तीसरी गेंद पर आउट कर रखा है। बाकी लॉरेन बेल पर बढ़िया खेली है, लेकिन सोफी क्लिस्टन और इजी वोंग ने सस्ते में निपटाया इनको। बाकी हरमनप्रीत कौर नेटली सिवर पर 2 बार सोफी क्लिस्टन पर सस्ते में आउट हुई है। बाकी जेमामा रोड्रिग्स भी चार्ली डीन और लिंडसे स्मिथ पर एक बार आउट हो चुके हैं सस्ते में। इसके बाद यहाँ पर ऋचा घोष के आंकड़े हैं जो कि सोफी क्लिस्टन पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई है, 32 गेंद पर 35 रन बना करके 4 बार आउट हुई है। बाकी दीप्ति शर्मा के भी आंकड़े आप सोफी क्लिस्टन जो कि उन पर बेहतर हैं, लॉरेन बेल पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। तो पूरा का पूरा वीडियो जो कि पूरी तरह से बेस्ड द पिच रिपोर्ट और उसके बाद प्लेयर स्टैट्स पर, और उसके बाद मेरी जो प्रेडिक्शंस थी प्लेयर्स को लेकर के किसको कब टीम में लेकर के जाना है, उसको देखने के बाद एक चीज तो क्लियर है कि इंडियन टीम
हूँ उसको लेकर के डाउट बना हुआ है। इंग्लिश टीम ही फेवरेट दिखाई पड़ रही है और कप्तान है, बस कप्तान के तौर पर ये 2 प्लेयर है जो कि सबसे कॉमन होंगी। लेकिन उसी में दीप्ति शर्मा, सोफिया डंगली तो खास करके तब अगर सेकंड इनिंग की बैटिंग होती है तब, लेकिन दीप्ति शर्मा, सोफिया क्लिस्टन 2 बेस्ट ऑप्शन डिफरेंशियल कप्तान है, बस कप्तान की हैं जो इनको अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। और दीप्ति शर्मा को तो खास करके आप स्मृति मंदाना की जगह पर भी पिक कर सकते हैं। लेकिन फाइनल टीम क्या बनेगी स्मॉल लीग की, उस पर अभी क्वेश्चन मार्क है। वो हम उसको बनाने के लिए हमको टॉस का अपडेट देखना पड़ेगा, किसकी पहले बैटिंग है बॉलिंग है, कंडीशन देखनी पड़ेगी। उसको देखने के बाद जो भी अपडेट्स होंगे पिच को लेकर के, कंडीशंस को लेकर के, और अपनी जो फाइनल टीम बनेगी वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करूंगा सारे अपडेट्स टॉस के बाद। और उन टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को पर अपडेट लेने के लिए उनको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में, जो कमेंट बॉक्स में जो पिन कमेंट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, वो सबसे जरूरी है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा फाइनल अपडेट्स के लिए। फिलहाल ये वीडियो यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।